यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था उपसह संयोजक यौगिक। तो हमने उपसह संयोजक यौगिक पढ़ लिए, लिगेंड पढ़ लिया, सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख ली, उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ लिया। फिर हमारे चल रही थी समावयवता। समावयवता में हमने दो टाइप देखे थे, दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया कल, ज्यामितीय समावयवता। आज स्टार्ट करते हैं हम प्रकाशिक समावयवता। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाशिक समावयवता, जो कि त्रिविम समावयवता का ही दूसरा टाइप है। तो दोस्तों, प्रकाशिक समावयवता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब जैसे ये कोई यौगिक है, यहाँ कोई मिरर रखा हुआ होगा और इधर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। तो प्रकाशिक समावयवता की डेफिनेशन में क्या होगा कि वह यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं। अध्यारोपित नहीं करेंगे तो प्रकाशिक समावयवी होंगे। अध्यारोपित नहीं करने से क्या मतलब है कि यहाँ कोई यौगिक होगा, यहाँ मिरर होगा, इधर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यदि इसको ढक लेगा इसका मतलब अध्यारोपित कर लेगा। तो यहाँ अध्यारोपित नहीं करना चाहिए। वह यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं प्रकाशिक समावयवी होते हैं, और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे समन्वय संख्या 4 में प्रकाशिक समावयवता, और फिर देखेंगे समन्वय संख्या 6 में प्रकाशिक समावयवता। सबसे पहले देखेंगे समन्वय संख्या 4 में। तो समन्वय संख्या 4 में प्रकाशिक समावयवता। समन्वय संख्या 4 में कौन से संकुल में देखेंगे? चतुष्फल के संकुल में, जिनमें संकरण क्या होता है? sp3 संकरण होता है sp3, और संकुल कौन से? चतुष्फल की है। ये हो गया चतुष्फल के संकुल में देखते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो कोई चतुष्फल के संकुल ले लेते हैं, जैसे एम मेटल हो गया, ए बी सी डी, ये कोई 4 लिगेंड है, चारों एक तंतुक लिगेंड है, चारों अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसकी संरचना बनाते हैं, कैसे बनेगी? चतुष्फल की। ये मेटल A 2 3, A B C D, ये हो गया हमारा यौगिक। फिर यहाँ होगा मिरर, इधर बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बनाने का सिंपल क्या है, जो इधर जो पास में उसको इधर पास में रखना है, और इधर जो दूर है उसको इधर दूर रखना है। तो ये मेटल तो यहाँ का यहाँ, इधर पास कौन है? डी, तो पास में क्या रखेंगे? डी। दूर कौन है? बी, तो ये यहाँ हो गया बी, और बीच में है सी, और ऊपर है ए। तो अब इसको इसके ऊपर रखते हैं, तो अध्यारोपित होता है? अध्यारोपित नहीं होता है, क्योंकि ये डी बी को नहीं ढकेगा और ये बी इस डी को नहीं ढकेगा। ए और सी तो आपस में ढक लेंगे, लेकिन बी और डी आपस में नहीं ढकेंगे, तो अध्यारोपित नहीं हो रहा है। तो ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, और ये यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होंगे। तो समन्वय संख्या 4 में सबसे पहले किस में देखा हमने? वर्ग चतुष्फल के संकुल में, जिनमें संकरण होता है sp3। इनमें इसका एग्जांपल है ये। अगर ये दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर रहे, इसका मतलब प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है MA2BC और MAB का फोल्ड वाइज। तो इसमें देखते हैं, A2 एक तंतुक 2 लिगेंड है, B और C दोनों एक तंतुक लिगेंड है। तो ये चतुष्फल के संकुल बनाते हैं इसका। ये हो गए मेटल, ये A, ये B और ये C। ये बना दी हमने इसकी संरचना। यहाँ क्या होगा? मिरर होगा, इधर इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब में जो पास है उसको पास रखना है, और जो दूर है उसको दूर रखना है। तो ये मेटल, ये ए, ये ए हो गए दोनों। इस बी को दूर रखना है, तो इधर रख दिया दूर। सी को पास रखना है, तो ये हो गया पास। तो अब इसको इसके ऊपर रखते हैं, तो फिर से एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना पोर्शन तो ढक जाएगा, लेकिन ये बी सी को नहीं ढकेगा और ये सी बी को नहीं ढकेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित
समावयवी होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं एम ए बी का होल ट्वाइस। इसमें ए बी क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, और वो भी कौन सा, जो सममित नहीं है, जिसका एग्जाम्पल क्या बताया था कल, ग्लाइसिनेटोन, जिसका सूत्र था NH2CH2COO-। ये मेटल, अब द्विदंतुक लिगेंड है तो कितनी जगह से जुड़ेगा, दो जगह से जुड़ेगा, तो एक ए बी दो जगह से जुड़ गए और इधर इनको जोड़ दिया, ये हो गए। अब ये यहाँ क्या है, ये है मिरर। फिर से मेटल तो जैसा जैसा, ये यहाँ ए, ये ए, ये बी, सॉरी ये बी, तो ये बी और दूर भी बी है तो ये बी, ये पास बन रहा है तो इसको पास में बनाएंगे, और ये दूर बन रहा है तो ये यहाँ दूर बन जाएगा। अब जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको अध्यारोपित नहीं करेगा, अध्यारोपित नहीं करेगा मतलब प्रकाशिक समावता दर्शाएंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है, निकल ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। सिंपल है, क्या बनाना है, चतुष्फल के संकुल, चतुष्फल की संरचना बना दी, फिर यहाँ पे मिरर हो जाएगा, फिर इसकी रिफ्लेक्ट, ये प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, और फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे। अगर अध्यारोपित नहीं कर रहा है, अध्यारोपित नहीं कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होंगे और प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। ये हो गई समन्वय संख्या 4 में प्रकाशिक समावयवता। अब देखेंगे समन्वय संख्या 6 में प्रकाशिक समावयवता। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं समन्वय संख्या 6 में प्रकाशिक समावयवता। समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6 मतलब आकृति कैसी बनेगी, अष्टफल की। अब देखते हैं समन्वय संख्या 6 में प्रकाशिक समावयवता। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एम ए का होल थ्राइस, ये कोई संकुल यौगिक है, इसमें ए क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है जो कि कैसा है, सममित, और इसका एग्जांपल क्या है, एथिलीन डाइएमीन, जो कि द्विदंतुक लिगेंड है और सममित भी है। तो बनाते हैं, अष्टफल की संरचना कल बनाना सीख ली थी, जिसमें 12 सिस पोजीशन थी और 3 ट्रांसपोजिशन थी। ये मेटल, अब मेटल से हमें 3 द्विदंतुक लिगेंड जोड़ने हैं, और प्रत्येक द्विदंतुक लिगेंड मेटल से कितनी जगह से जुड़ेगा, 2 जगह से, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है। तो एक हमने यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, 2 और एक यहां जोड़ दिया, तीनों जोड़ दिए। देख लो प्रत्येक द्विदंतुक लिगेंड जो मेटल से 2 जगह से जुड़ा हुआ है, ये पहला 2 जगह से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा 2 जगह से जुड़ा है, तीसरा भी 2 जगह से जुड़ा हुआ है। फिर ये यहाँ पे हो जाएगा मिरर। अब बनाते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब, जो पास है उसको पास रखना है और जो दूर है उसको दूर रखना है। ए और ए, पास है तो इसको पास रखना है, ये दूर है तो इसको दूर रखना है, और ये इधर है तो इसको, ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे रखना है। इससे तो दूर ही है ना, तो इधर इससे दूर हो जाएगा। हो गए। अब इसको इसके ऊपर रखे, देखो अध्यारोपित हो रहे नहीं ना, अध्यारोपित नहीं हो रहे मतलब प्रकाशिक समावयवी है और प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। इसका एग्जांपल है जैसे COEN का होल थ्राइस और ऊपर है 3+। इसमें जहां ए है वहां EN कैसे जुड़ेगा, CH2 बॉन्ड CH2 NH2 तो इस इत्ते को हम क्या लिख देंगे, EN, एथिलीन डाइएमीन, जो कि एक द्विदंतुक लिगेंड है। ये हो गया हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, एम ए का होल ट्वाइस
बी सी, ये कोई संकुल यौगिक है, अष्टफलकीय संकुल है। ए क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, कितने हैं, 2 है, और बी और सी दोनों एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ज्यामितीय समवायता भी दर्शाता है और प्रकाशिक समवायता भी दर्शाता है। ज्यामितीय समवायता कैसे दर्शाता है, क्योंकि इसके शीर्ष रूप है और इसका ट्रांस रूप भी है, दोनों रूप है, तो ज्यामितीय समवायता दर्शाता है। और प्रकाशिक समवायता में इसका एक रूप, यानी कि ये है जो प्रकाशिक समवायता दर्शा भी सकता है और नहीं भी, इसका शीर्ष रूप है और जो प्रकाशिक समवायता दर्शाता है और ट्रांस रूप प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाता। तो देखो इसका शीर्ष रूप बनाते हैं, शीर्ष रूप में ये हो जाएगा यहाँ मेटल, अष्टफलकीय संकुल बनाना है, 6 जगहों से जोड़ेंगे, सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए द्विदंतुक लिगेंड हमेशा समकक्ष स्थिति पे होंगे, ये बी ये सी, ये द्विदंतुक लिगेंड, इनको जोड़ दिया, ये द्विदंतुक लिगेंड है। तो देखो बी और सी कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो कौन सी पोजीशन है, सिस पोजीशन। और ये हो गया हमारा मिरर। अब इसका बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो वापस अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं, ये मेटल 1 2 3 4 5 6, ये जो दूर है उसको दूर, ये हो गया ए जोड़ दिया, एक द्विदंतुक लिगेंड हो गया, ये पास है इसको पास ए, ये दूसरा द्विदंतुक लिगेंड हो गया, सी की जगह सी और बी की जगह बी। अब इसको यहाँ से उठा के इस पे रखेंगे, इसको यहाँ से उठा के इस पे रखेंगे तो अध्यारोपित नहीं होंगे, और अध्यारोपित नहीं होंगे इसका मतलब प्रकाशिक समावयवी है, और प्रकाशिक समावयवी है इसका मतलब प्रकाशिक समावयता दर्शाएंगे। ये तो हो गया इसका शीर्ष रूप। अब देखते हैं, मैंने बोला था कि शीर्ष रूप प्रकाशिक समावयता दर्शाता, जबकि ट्रांस रूप प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाता। तो ट्रांस रूप में क्या होगा, बी और सी, यहाँ बी और सी के रेफरेंस में देखा था, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे थे, तो इसको शीर्ष रूप बोला था। अब इसी के ट्रांस रूप में बी और सी को 180 डिग्री के एंगल पे बनाना होगा, तो जब 180 डिग्री के एंगल पे बी और सी को बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 180 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में ये मेटल 1 2 3 4 5 6, बी और सी को कितने डिग्री एंगल पर ना, 180 डिग्री के, तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, हो गया। बाकी द्विदंतुक लिगेंड है, इनको समकक्ष स्थिति पे रख के जोड़ना है, ये इसको जोड़ दिया, ये इनको जोड़ दिया, हो गए 2 द्विदंतुक लिगेंड हो गए, बी और सी दोनों एक दंतुक लिगेंड हो गए, ये हो जाएगा मिरर। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो पहले ये अष्टफलकीय संकुल हो जाएगा, क्या हो गया अष्टफलकीय संकुल, ये हो गई मेटल 1 2 3 4 5 6, सबके साथ कोऑर्डिनेट होंगे, ये पास है तो इसको पास, ये दूर है तो इसको दूर, ये ऊपर बी का बी और ये यहाँ सी। अब देखो इसको जैसे हम यहाँ रखेंगे तो ये ए इसको ढक लेगा, और इधर से ये ए इसको ढक लेगा, बी के ऊपर बी सी के ऊपर सी, यानी कि अध्यारोपित हो रहा है, और अध्यारोपित हो रहा है इसका मतलब प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएंगे। तो देखा था ना, बोला था ना कि ट्रांस रूप प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा, तो देखो ये ट्रांस रूप है क्योंकि बी और सी यहाँ पे 180 डिग्री के एंगल पे है, और देखो ट्रांस रूप में अध्यारोपित हो रहे हैं, मतलब इसका ट्रांस रूप है जो प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा, जबकि शीर्ष रूप है वो प्रकाशिक समावयता दर्शाएगा। और इसका एग्जांपल देखते हैं, मेटल LeCO, द्विदंतुक लिगेंड En का होल ट्वाइस, BC Cl और एक को लेते हैं Cl, हो गया, और चार्ज हो जाएगा +1, ये हो जाएगा हमारा AA का होल ट्वाइस BC, AA का होल ट्वाइस BC +1। तो इसका शीर्ष रूप है वो प्रकाशिक समावयता दर्शाएगा, जबकि ट्रांस रूप प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट
एग्जाम्पल है MAAB2C2। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो संकुल यौगिक है। और कैसा संकुल है? अष्टफलकीय संकुल। तो इसमें क्या है? अष्टफलकीय संकुल है, ये मेटल है, ये एक द्विदंतुक लिगेंड है और ये दोनों एक दंतुक लिगेंड है। तो हम बनाते हैं इसकी संरचना। ये हो गया हमारा अष्टफलकीय संकुल। ये मेटल 1 2 3 4 5 6 सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द्विदंतुक लिगेंड को हमेशा समकक्ष स्थिति पे रखना है। तो समकक्ष स्थिति ले ली हमने, ये वाली ए और ये इनको जोड़ दिया। यहाँ हो जाएगा बी बी सी सी। ये बना दी हमने इसकी संरचना। अब ये है हमारा मिरर। मिरर है तो इधर क्या बनेगा इसका? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में जो पास है उसको पास रखना है और जो दूर है उसको दूर रखना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पास में कौन है? बी बी। तो यहाँ पास में आ जाएगा बी बी। दूर कौन है? द्विदंतुक लिगेंड ए। तो ये ए इसको आपस में जोड़ दो। सी और सी है जहां जहां। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं करेंगे। अध्यारोपित नहीं करेंगे इसका मतलब प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाएंगे। ये हो गया हमारा लास्ट एग्जांपल किसका? समन्वय संख्या 6 में प्रकाशिक संभाव्यता का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एम की जगह हमने लिया है CO कोबाल्ट। ए द्विदंतुक लिगेंड ले लिया हमने EN, एक दंतुक लिगेंड ले लिया NH3 का होल ट्वाइस और दूसरा लिया Cl2 और यहाँ पे प्लस चार्ज। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो देख लिया हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए समन्वय संख्या 6 में अष्टफलकीय संकुलों में जो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाते हैं और नहीं भी दर्शाते हैं। ऐसा भी एक देखा है जो ज्यामितीय संभाव्यता और प्रकाशिक संभाव्यता दोनों दर्शाता है, उसका शिष्य रूप प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाता है जबकि ट्रांस रूप प्रकाशिक संभाव्यता नहीं दर्शाता है। तो फ्रेंड्स हमारी संभाव्यता कंप्लीट हो गई है। देख ली हमने पहले क्या देखी? संरचनात्मक संभाव्यता, जिसकी डेफिनेशन क्या थी कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी होते हैं। ये हो गई थी संरचनात्मक संभाव्यता की डेफिनेशन। उसके बाद हम बढ़े थे त्रिविम संभाव्यता की ओर। उसमें पहले पढ़ी थी हमने ज्यामितीय संभाव्यता, फिर पढ़ी थी प्रकाशीय संभाव्यता। तो ज्यामितीय संभाव्यता कल की क्लास में कंप्लीट की थी। आज प्रकाशिक संभाव्यता कंप्लीट हो गई है। अब पढ़ेंगे हम उपसंयोजक यौगिकों में बंधन। तो फ्रेंड्स उपसंयोजक यौगिकों में बंधन समझाने के 3 रूल है। कितने रूल है? 3। पहला है VBT, दूसरा है CFT और तीसरा है MOT। VBT को बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, CFT है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत है। MOT हमने 11th में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे VBT और CFT। सबसे पहले पढ़ेंगे हम VBT, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये VBT सिद्धांत है वो पॉलिंग ने दिया था। तो VBT सिद्धांत के कुछ पॉइंट है जो मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो VBT सिद्धांत में क्या होता है? ये उपसंयोजक यौगिकों में बंधन समझाने के लिए दिया था। किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CMA। केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कौन कौन? S, P और D कक्षक होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त परमाणु कक्षक कौन कौन से? S, P और D कक्षक होते हैं। ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये रिक्त कक्षक आपस में मिलके एक नए संकृत कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। ये रिक्त कक्षक आपस में मिलकर नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। ये था इसका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि सीएमए के पास रिक्त S, P और D परमाणु कक्षक होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था
कि सीएमए के पास जो रिक्त sp_d परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि ये जो नए संकरित कक्षक है, नए संकरित कक्षक ये किसके पास जाते हैं? लिगेंड्स के पास। किसके पास जाते हैं? लिगेंड के पास। तो लिगेंड क्या करते हैं? इनको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इनमें बंध बन जाता है। कौन सा बंध बनता है? उपसह संयोजक बंध। जो कैसा बंध होता है? दिशात्मक बंध। पहले क्या होगा कि सीएमए के पास रिक्त sp और d कक्षक होंगे, फिर ये जो खाली रिक्त sp और d कक्षक ये आपस में मिलकर के नए संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। ये नया संकरित कक्षक है, ये जाएंगे लिगेंड के पास। लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और लिगेंड क्या करेगा? इनको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, जिससे इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, उपसह संयोजक बंध जो दिशात्मक होगा और जिसकी दिशा किस दाता से ग्राही की ओर होती है। ग्राही की ओर नुकीला सिरा होता है, जिसको एक तीर से डिनोट करते हैं, जो हमने बहुत बार कर लिया उपसह संयोजक यौगिकों में। इसका चौथा पॉइंट क्या है कि यदि संकरण में, इसमें संकरण में n-1d कक्षक काम में आ रहे हैं, n-1d कक्षक काम में आ रहे हैं, मतलब आंतरिक कोश के d कक्षक काम में आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलेंगे? निम्न चक्रण संकुल। और अगर संकरण में nd कक्षक काम में आ रहा है, तो मतलब बाह्य कोश के d कक्षक काम में आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बाह्य चक्रण संकुल। और लास्ट पॉइंट था कि अगर संकरण है वो dsp2 है तो आकृति कैसी होगी? वर्ग समतलीय। अगर sp3 है तो आकृति होगी चतुष्फलकीय। और अगर d2sp3 या sp3d2 है, d2sp3 या sp3d2 तो आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय। जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें n-1d कक्षक काम में आ रहा है, तो ये यहाँ निम्न चक्रण संकुल है, और इसमें बाह्य कोश का d कक्षक काम में आ रहा है, यानी कि nd कक्षक काम में आ रहा है, तो यहाँ बाह्य चक्रण संकुल है। तो ये था हमारा वीपीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीपीटी के 5 पॉइंट है, पोलिंग ने दिया था। पहला पॉइंट है कि सीएमए के पास रिक्त sp और d कक्षक होते हैं। दूसरा पॉइंट है रिक्त sp d कक्षक आपस में मिलकर के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है ये संकरित कक्षक लिगेंड्स के पास जाते हैं, लिगेंड्स इनको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, तो ये एक बंध बना लेते हैं। बंध कैसा होता है? दिशात्मक बंध होता है। बंध का नाम क्या है? उपसह संयोजक बंध। चौथा पॉइंट है कि अगर संकरण में n-1d कक्षक काम में आ रहे हैं, n-1d कक्षक काम में आ रहे हैं, तो निम्न चक्रण संकुल होगा, क्योंकि आंतरिक कोश के d कक्षक काम में आ रहे हैं। और अगर संकरण में nd कक्षक nd प्रयुक्त हो रहा है, इसका मतलब बाह्य कोश के d कक्षक काम में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल। और ये तो हमने पढ़ लिया, अगर संकरण dsp2 है तो आकृति बनेगी वर्ग समतल, अगर संकरण sp3 है तो आकृति बनेगी चतुष्फलकीय, और अगर संकरण d2sp3 या sp3d2 है तो आकृति कैसी बनेगी? अष्टफलकीय। ये हो गई हमारी वीपीटी। अब वीपीटी के आधार पर पढ़ेंगे संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या कैसे करते हैं। वीपीटी ने जो नियम दिया था ये तो केवल पॉइंट से अब आएगा, इसको हम कैसे समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू अभी देखेंगे। उसमें हम वीपीटी के इस थ्योरी के आधार पर इस संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या करेंगे कि ये रंगहीन है या रंगीन है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है, इसमें कौन सा संकरण है, कैसे की इसकी आकृति है, कौन सा चक्रण संकुल है इसमें, ये देखेंगे हम आगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वीपीटी के आधार पर उपसह संयोजक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। उसमें पहले देखते हैं कि पर्पल लिगेंड कौन कौन से हैं। तो पर्पल लिगेंड में आते हैं कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनो, एथिलीन डाइएमीन और एमीन। ये जो 3, 2, 5 लिगेंड है ये पर्पल लिगेंड में आते हैं, और इनकी पर्पलता का कारण भी यही है कि सीओ कार्बोनिल नाइट्रो से ज्यादा पर्पल होगा, नाइट्रो साइनो से, साइनो एथिलीन डाइएमीन से, और एथिलीन डाइएमीन एमीन से। तो ये लिगेंड आपको ध्यान में रखने हैं।
क्योंकि ये पर्पल लिगेंड है, बाद में काम में आएगी, क्योंकि पर्पल लिगेंड होगा तो युग्मन होगा और पर्पल लिगेंड नहीं होगा तो युग्मन नहीं होगा। तो ये लिगेंड्स ध्यान में रखने हैं। वीबीटी स्टार्ट करेंगे हम पहले समन्वय संख्या 4 में, फिर देखेंगे वीबीटी समन्वय संख्या 6 में। समन्वय संख्या 4 में मतलब 4 एक तंतु लिगेंड होंगे। समन्वय संख्या 4 में पहले वीबीटी स्टार्ट करेंगे तो आकृति का तो पता चल जाएगा। आकृति कैसे बनेगी, या तो बनेगी चतुष्फलकीय या बनेगी वर्ग समतलीय। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा संकरण पे। अगर संकरण DsP2 है तो आकृति बनेगी वर्ग समतलीय, और अगर संकरण sp3 है तो आकृति बनेगी चतुष्फलकीय। फिर वीबीटी में पहले हमें जो CM है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम बात करेंगे 21 से लेकर 30 तक के। जैसे निकल ले लेते हैं तो निकल का क्रमांक कितना है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने का सिंपल तरीका है जो हमारे यहाँ काम में आएगा, जैसे 3D8 और 4s2, यानी जो इकाई का अंक है उसको 3D में भरना है और दहाई के अंक को 4s में भरना है। तो 3D8 4s2 इस प्रकार हम याद कर लेंगे। क्रोमियम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम कितने में आता है 24, तो इसका होगा 3D5 4s1। ये इसमें अर्धपूरित विन्यास जो कि अपूरित से ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये ऐसा होगा। इस थोड़ा अपवाद है क्रोमियम का। और कॉपर का होगा, कॉपर कितने पे आता है 29 पे, तो इसका होगा 3D10 4s1, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास अपूरित से ज्यादा स्थायी होगा तो 3D10 4s1। ये इन दो के दो अपवाद है। जिंक का हो जाएगा, जैसे जिंक कितने पे आता है 30 पे, तो 30 तो होने से ना होगा 3D10 4s2, 3D10 4s0 नहीं, हाँ 4s2, 3D10 4s2। स्कैंडियम आता है 21 पे, तो इसका हो जाएगा 3D1 4s2। अब समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखेंगे, फिर वीबीटी से व्याख्या करके हम देखेंगे कि संकुल यौगिक है वो रंगीन है या उसमें बॉन्ड एंगल कितने का है। बॉन्ड एंगल में अगर संरचना चतुष्फलकीय है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर संरचना वर्ग समतल है तो बॉन्ड एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री का। तो ये बॉन्ड एंगल याद रखने हैं। फिर हम देखेंगे इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, तो वो देखेंगे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबक अनुचुंबकीय सॉरी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय। और जो प्रतिचुंबकीय होगा वो रंगहीन होगा, क्योंकि रंग का कारण कौन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये बात करेंगे हम वीबीटी के बारे में। पहले देखेंगे वीबीटी समन्वय संख्या 4 में और फिर हम वीबीटी देखेंगे समन्वय संख्या 6 में। तो आज की क्लास में इतना ही। वीबीटी हम कल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सीएफटी। तो आज बस हमने प्रकाशिक समावता कंप्लीट की है, जो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। सिंपल सी थी, बस मिरर का ध्यान रखना था। जो पास में उसको पास रखना है, जो दूर है उसको दूर रखना है। अगर अध्यारोपित होते हैं तो प्रकाशिक समावता दर्शाएंगे नहीं, मतलब अध्यारोपित नहीं होते हैं तो प्रकाशिक समावता दर्शाएंगे, और अध्यारोपित होते हैं तो प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाएंगे। ये थी हमारी प्रकाशिक समावता। नेक्स्ट क्लास में हम वीबीटी कैसे गुणों की व्याख्या करता है वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय।